तो चलो प्यारे बच्चों, तो ये मैं बता रहा था कि इसके क्वेश्चंस वगैरह जो है आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चंस बना लीजिए। वेटेज दोनों चैप्टर का एकदम समझिए कि अगर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आपका बढ़िया है तो एग्जाम, अगर आप बोर्ड का एग्जाम देते हो तो पहला 1 घंटा का मूड आपका एकदम टॉप पे रहेगा, क्योंकि यहाँ से जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं वो सारा क्वेश्चन बनने वाला होता है, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। बहुत ज्यादा इसमें पजल नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, एकदम कॉपी से जो हेडिंग लिखा है ना उसी हेडिंग से डायरेक्ट आपका आंसर बन जाएगा। तो अच्छे से सब लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिए, पीछे जो हम पढ़ाएं उसका रिवीजन भी करते रहिए, है ना। चलिए, हम लोग कल, आपको ध्यान देना है कि कल मैंने आपको पढ़ाया टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस और मैंने आपको पढ़ाया टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन की बातें, कोई बहुत बड़ी बदलाव की बातें नहीं थी। रेसिस्टेंस में सिर्फ यहाँ पे फैक्टर्स जो हमें ध्यान देना था कि जब मान लीजिए किसी कंडक्टर वायर का, सुन रहे हो ना, जब कंडक्टर वायर का टेम्परेचर बढ़ता है तो रेसिस्टेंस बढ़ता है, तो कंडक्टर का वैल्यू टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए पॉजिटिव होता है और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का नेगेटिव होता है, क्योंकि इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस घटता है। सिमिलरली आपका यहाँ ये रेसिस्टिविटी में एक बात को बताया गया कि टेम्परेचर बढ़ने के बाद यहाँ पे वह टेम्परेचर लिया गया, क्योंकि यहाँ पे तो रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल तो दो ही बात पे डिपेंड ही करता है, एक आपका नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक आपका रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रेसिस्टिविटी में मैंने आपको ये जानकारी दिया कि जनरली सिर्फ कंडक्टर का बात हमने किया, तो कंडक्टर में मैंने बताया कि हम इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं देते हैं कि वहां पे नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू में कोई चेंजिंग हो, तो इसीलिए वहां पे सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन टाइम ही सिर्फ फैक्टर्स बनता है और टेम्परेचर बढ़ने पर रिलैक्सेशन टाइम आपका घटता है, तो इसीलिए आपका ये वैल्यू जो है रिलैक्सेशन टाइम आपका घटता है, तो रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इंक्रीज करता है, तो अल्फा का वैल्यू आपका पॉजिटिव होगा कंडक्टर के लिए। लेकिन इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर बढ़ने के बाद इसमें नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज करते हैं और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करते हैं। तो रिलैक्सेशन टाइम का डिक्रीज करना उतना बड़ा इफेक्ट नहीं डालता है, इंक्रीजिंग ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका रिस्पॉन्सिबल होता है इस कंडीशन में, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ने के कारण रेसिस्टिविटी घटता है। रेसिस्टिविटी, और मैंने बताया भी कि जो वहां पे हम लोग एलॉय में कॉन्स्टेंटेन, यूरेका और मैग्नीन और एक और मैंने कल बताया था ना, नाइक्रोम के बारे में, कि हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका रहता है आपका और लो रेसिस्टिविटी यूज किया जाता है इसमें, समझ गए। तो इससे आपका क्या होता है कि इसमें मतलब कि जो ज्यादा टेम्परेचर होने के बाद भी उसका फ्यूज होने की चांसेस थोड़ी कम होती है, और वहां पे मान लीजिए आपका जो ब्लो है येलो बल्ब का हो या जहां पे भी इसका फिलामेंट के रूप में हम लोग यूज करते हैं तो हमारा सक्सेसफुल होता है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बातें यहाँ पे क्या आता है, ध्यान देना है कि हमने जो 3 फैक्टर्स पढ़े, एल, ए और टाउ, एल, ए और रिलैक्सेशन टाइम, जनरली तो हम लोग इसी का डिस्कशन किए ना, तो एल, ए और रिलैक्सेशन टाइम के बारे में ओम्स लॉ इसी बात को बैन किए थे। ओम्स लॉ बोले थे कि आप एल को नहीं बढ़ाएंगे, एल को कोई चेंज नहीं करेंगे, आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कोई चेंज नहीं करेंगे और टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर वायर का भी चेंज नहीं करेंगे, तब हम भी प्रोपोर्शनल आई कहेंगे, और नहीं अगर ये सब चेंज कीजिएगा तब भी प्रोपोर्शनल आई। तो अब हमारे पास 2 तरह के मेटल हैं, 2 तरह के कंडक्टर हैं, 2 तरह के मटेरियल्स हैं, जिसको हम क्लासिफाइड करते हैं ओमिक मटेरियल और नॉन ओमिक मटेरियल। द मटेरियल्स व्हिच आर ओबे Ohm's law is known by ohmic material. The materials whose does not obey Ohm's law is known by non-ohmic material. इसको पढ़ना तो लिखा जाए तो Ohm's law के बारे में नॉन ओमिक स्टार्ट करते हैं, हेडिंग क्या दें, लिमिटेशन ऑफ Ohm's law, लिखो हेडिंग, those conductors which do not obey, those conductors which do not obey, those conductors which do not obey Ohm's law are called non-ohmic conductor, are called non-ohmic
conductor कि those conductors which do not obey Ohm's law is called non-ohmic conductor. Example, vacuum tube, comma semiconductor diode, comma liquid electrolyte, comma transistor etc. अब देखो सेमीकंडक्टर डायोड तो उसमें जेनर डायोड आता है, पीएन जंक्शन, तो ये सारे जगहों पे आपका ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। अब लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ में तो ध्यान देना है कि जो आपका नॉन ओमिक मटेरियल है उसका हम वीआई ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे वो नॉन लीनियर होगा। लीनियर लिखा जाए आपका फर्स्ट पॉइंट में द रिलेशन बिटवीन वी एंड आई, द रिलेशन बिटवीन वी एंड आई, वोल्टेज एंड करंट, द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज नॉन लीनियर, इज नॉन लीनियर। अब देखो V बाय आई इक्वल टू आर, कॉन्स्टेंट जब होगा तभी ना लीनियर होगा, हाँ या ना। तो ओमिक मटेरियल में V बाय आई इक्वल टू आर होता है, कॉन्स्टेंट होता है, लेकिन नॉन ओमिक मटेरियल में V बाय आई का वैल्यू अलग अलग होता है, ये आपका कांस्टेंट नहीं होता है। तो चलो इस कैरेक्टरिस्टिक्स में, इस प्रॉपर्टीज के बाद आप ये ग्राफ बनाएंगे। बनाओ तो ग्राफ नॉन लीनियर बनाओ। एक मिनट, ये नहीं बनाना है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखा। अच्छा ये बताओ कि ये वाला तुम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ इमेजिन करो और बताओ कि हमें पहला वाला ग्राफ कहाँ पे पॉसिबल होगा। एक बात तुम लोग देखता होगा कि आजकल जो आ रहे हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, तो उसमें होता है क्या कि ये आपका 220 वोल्ट पे ये आपका काम करेगा। तो 220 वोल्ट उसमें वेरिएशन आपको देता है कि 150 वोल्ट से लेकर 220 वोल्ट तक ये आपका सेफली वर्क करेगा। तो मान लो कि 150 वोल्ट से स्टार्ट हुआ तो ठीक है, आपका 150 वोल्ट था, फिर 160 वोल्ट, 180 वोल्ट, 120 वोल्ट, 200 वोल्ट, 210 वोल्ट, 220 वोल्ट, यहाँ तक तो वो इंस्ट्रूमेंट काम किया। लेकिन अब हम 240 लगा रहे हैं, 250 लगा रहे हैं, 260 लगा रहे हैं, तो क्या होता है कि उस कंडीशन में वो वर्किंग अपने आप उसका फेल हो जाता है, जिसको बोलते हैं ऑटो कट, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। ज्यादा वोल्टेज आया वो तभी उतना ही करंट देगा, वो ज्यादा नहीं देगा। बहुत ज्यादा वहां पे आपका अगर ओवर हीटिंग हुआ हाई वोल्टेज के कारण, करंट का ज्यादा सप्लाई का ओवर हीटिंग हुआ, फ्यूज खत्म हो जाएगा। लेकिन बाकी के जो सप्लाई चेन है, अदर जो इंस्ट्रूमेंट है, उसको डैमेज होने से बचाएगा, उसको डिस्टर्ब होने से बचाएगा। तो देखिए आपका वोल्टेज बढ़ते गया, यहाँ पे करंट आपका बढ़ते गया, लेकिन एक वैल्यू के बाद वोल्टेज तो बढ़ रहा है, करंट आपका स्टॉप कर गया। समझ गए? चलिए दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है कि द रिलेशन बिटवीन V एंड I, वोल्टेज एंड करंट, द रिलेशन बिटवीन V एंड I डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ V। द रिलेशन बिटवीन V एंड I डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ V, साइन ऑफ V। अब डायग्राम बनाओ, देखो अभी इसके बारे में हम आपको लिखाएंगे। फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज, अगर मान लो कि आपका एक सिग्नल में इधर आपका, अगर मान लीजिए कि वोल्टेज को हम लोग इस साइन के अकॉर्डिंग लिए, मान लीजिए पॉजिटिव साइन, इसको फॉरवर्ड साइन में लेते हैं। ऐसे वोल्टेज का पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है, एक को हम लोग फॉरवर्ड साइन बोलते हैं, एक को बैकवर्ड साइन बोलते हैं, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में, तो अभी मान लीजिए फॉरवर्ड साइन में जब हम लोग ले रहे हैं तो हमारा जो करंट का जो मैग्नीट्यूड है मिली एम्पियर में यहाँ पे जा रहा है। लेकिन जस्ट जिस डायरेक्शन में आपका सप्लाई, उसके अपोजिट में जब देते हैं तो करंट का वैल्यू हमारा माइक्रो एम्पियर में आ जाता है। समझ गए? तो यहाँ पे मिली एम्पियर और ये आपका माइक्रो एम्पियर, तो यानी साइन ऑफ वोल्टेज पे करंट का मैग्नीट्यूड आपका डिपेंड करता है। फॉरवर्ड में था तो ज्यादा, बैकवर्ड में था तो कम। नोट करो, बना लिए डायग्राम। अब लिखो, इट मींस दैट, इसका मतलब लिखना है आपको, इट मींस दैट, ये एकदम सीबीएसई बोर्ड के लिए एकदम हिट क्वेश्चन है कि राइट द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। 2 मार्क्स ने 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में पूछेगा तो सिर्फ आप मान लीजिए कि जो 3 को पॉइंट लिख के डायग्राम बना दिए। अगर 3 मार्क्स में पूछेगा तो थोड़ा आपको ग्राफ के बारे में भी इंफॉर्मेशन देना होगा। इट मींस दैट if I is the current for a certain value of V, if I is the current for the certain value of, for the, sorry एक मिनट, if it means that if I is the current for a certain value of V, comma, then reversing the direction of V, यानी हम लोग पहले करंट मान लीजिए किसी सर्टेन टाइम में वोल्टेज V अप्लाई किए, करंट आई हुआ। अब हम क्या करते हैं कि then reversing the direction of V, अब जिस डायरेक्शन में वोल्टेज लगा रहे थे उसके उल्टा डायरेक्शन में हम लोग रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ V, कॉमा, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड फिक्स्ड, यानी इसका मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या किए हैं, फिक्स कर दिए। कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड फिक्स्ड, कॉमा, डज नॉट प्रोड्यूस अ करंट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, डज नॉट प्रोड्यूस अ करंट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड I एज इन द अपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड I
एज इन द अपोजिट डायरेक्शन। यानी इसका मतलब है कि जब हम एक डायरेक्शन में, एक मान लीजिए कि हमने V वोल्टेज लगाया, I करंट पास हो रहा है, अब हमने वोल्टेज का डायरेक्शन को चेंज कर दिया और अपोजिट डायरेक्शन में, रिवर्सिंग डायरेक्शन में वोल्टेज की वैल्यू को हमने वही वैल्यू रखा जो हमने एक बार इस डायरेक्शन में हमने जो सेट किया। अब वंस अगेन हम उसी V की वैल्यू को रखते हैं तो हम करंट का वो मैग्नीट्यूड नहीं पाते हैं जो हम पहले पाए थे। और दिस थिंग हैपनिंग इन जंक्शन डायोड, लिख लो, दिस इज हैपनिंग इन जंक्शन डायोड। ये आपको हम 11th चैप्टर जो है हम लोग का या फिर मॉडर्न फिजिक्स उसमें पढ़ाएंगे। This is happening in, this is happened in junction diode. This happens in case of junction diode. ठीक है, मेंशन कर दिए। चलिए, कोई दिक्कत समझ में आया कि जब मान लीजिए किसी भी सर्किट में ओम्स लॉ का लिमिटेशन हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पे आपका ओम्स लॉ फ्लॉप कर रहा है, मतलब फेल कर रहा है, फ्लॉप नहीं, उसको फ्लॉप ना तो दूसरा चीज है, फेल कर रहा है। क्यों फेल कर रहा है सर? ओम्स लॉ में हमने पढ़ा कि हमारा वोल्टेज का चाहे डायरेक्शन कुछ भी हो, उसमें हम जब भी किसी कंडक्टर के अक्रॉस इन में जब पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज लगाएंगे तो उससे जो करंट आपका पास होगा वो आपका लीनियर ग्राफ उसका देगा, और जहां पे आपका V का जो वैल्यू होगा वो I का भी यूनिक वैल्यू होगा, चाहे वो डायरेक्शन कोई भी हो। लेकिन यहाँ पे आपको देखा जा रहा है कि सम मटेरियल्स इन विच इफ वी अप्लाइड V voltage and I current passes then we change the direction of voltage reverse from the direction of V, यानी जो पहले से था उसका रिवर्स कर दिए, तो then the magnitude of current is not same for reversing direction and this case happens for junction diode। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, द रिलेशन बिटवीन V एंड I, द रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉट यूनिक। एग्जाम का शेड्यूल आ गया है, 15 फरवरी से लेके 8 अप्रैल तक आपका एग्जाम होगा CBSE बोर्ड का। 15 फरवरी से लेके 8 अप्रैल तक एंड करेगा सारे पेपर का। 15 फरवरी से शुरू तो हो ही जाता है ना हर बार इसमें। हाँ, 1 मार्च को इंग्लिश होगा, 3 मार्च को मान लो फिजिक्स होगा, 8 अप्रैल तक, सही बोल रहा हूँ, 15 फरवरी से स्टार्ट होगा, 8 अप्रैल तक एंड होगा, सारे पेपर होते हैं। सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का ही थोड़ा एग्जाम लेगी CBSE बोर्ड। अरे हिंदी इंग्लिश के अलावा कंप्यूटर साइंस, तमिल, तेलुगु, तब इतने सारे लैंग्वेज पेपर हैं। बनाओ ग्राफ। आपका देखिए, द रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉट यूनिक। इसका मतलब है कि एक ही वोल्टेज पे दो करंट का वैल्यू आ रहा है, यानी एक वोल्टेज पे ओम्स लॉ में एक ही करंट का मैग्नीट्यूड आता है, लेकिन नॉन ओमिक मटेरियल में एक वोल्टेज पे आपका दो करंट का मैग्नीट्यूड आता है। देखो यहाँ पे जो होगा इसी के स्ट्रेट में, तो यहाँ भी तो वही करंट होगा ना, लेकिन यहाँ का वोल्टेज अलग है, यहाँ का वोल्टेज अलग। लिखो, इट मीन्स दैट देयर इज मोर देन वन वैल्यू ऑफ, देयर इज मोर देन वन वैल्यू ऑफ V, देयर इज मोर देन one value of V for the same current I, for the same current I। ठीक है, this happens for light emitting diode, this happens for light emitting diode, this happens for light emitting diode। चलो कंप्लीट आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक पोर्शन ऑफ फिनिश। अब लिखो कलर कोड को, अब नेक्स्ट टॉपिक, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक समझने बुझने। अब लिखो कलर कोड फॉर कार्बन रेसिस्टर्स, नया हेडिंग, कलर कोड फॉर कार्बन रेसिस्टर्स, कलर कोड फॉर कार्बन रेसिस्टर्स। ये सब अभी थ्योरी में ही चलेंगे, सब आसान आसान टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ना है। कलर कोड फॉर कार्बन रेसिस्टर्स। चलिए सबसे पहले हम लोग कलर यूज करेंगे, यहाँ लिखेंगे इसमें कलर सिंबल, लेटर या लेटर यूज्ड फॉर सिंबल, है ना। उसके बाद हम लोग नंबर, इतना पहले लिखते हैं, फिर इसका मल्टीप्लायर हम लोग लिखेंगे क्या यूज हुआ। अब कलर देखिए, इसको पूरा याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही टेबल वाला मामला पूरा याद। इसके लिए याद करने के लिए NCERT में भी कुछ टेक्निक्स दिए हुए हैं, ऐसे हम भी बताते हैं आपको। इसका टेक्निक से पहले हम सिंबल को लिखते हैं, BB रॉय, ROY, BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेनियन, ग्रेट ब्रिटेनियन, द ग्रेट ब्रिटेनियन, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ, वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, तो वो हम लोग अलग से करेंगे, ठीक है।
ये पूरा लिख दिया हम लोग कलर। बीबी रॉय, याद ऐसे रखोगे, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेनियन वेरी गुड वाइफ, वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस। तो वेयरिंग भी कोई लेना देना नहीं, गोल्ड सिल्वर से मतलब है, नेकलेस से कोई लेना देना नहीं। चलो इसको लिखो, तो पहले वो बनाओ फॉर्मेट, फिर मैं तुमको लिखाता हूं। तो पहला आपका B4 है ब्लैक, है ना, बना टेबल जल्दी, तब मैं नोट कराऊं। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन होगा कि ग्रे होगा? रे ग्रीन है पक्का। चलो ग्रीन, बी से ब्लू, वायलेट, अब है ग्रे और व्हाइट। अब देखिए तो ये हमारा आ गया, इसका लेटर, सिंबल लेटर आपका आ गया। नंबर्स तो स्टार्ट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मल्टीप्लायर ऑफ 10 है ना, तो 10 का पावर ये 0, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 4, 10 का पावर 5, 10 का पावर 6, 10 का पावर 7, 10 का पावर 8 और 10 का पावर 9, 10 का पावर 9। ठीक है, मल्टीप्लायर ऑफ 10, ये मल्टीप्लायर 10। ठीक है, अब चल तो गोल्ड और सिल्वर मल्टीप्लायर में यूज करते हैं। यहाँ पे अब लिखोगे गोल्ड और सिल्वर, ये सिर्फ मल्टीप्लायर वाले पोजीशन पे यूज होगा। एक आपका 10 का पावर -1, एक 10 का पावर -2, गोल्ड और सिल्वर के लिए। ये सिर्फ कंटेंट को एक अलग से याद आपको रखना पड़ेगा। ये हो गया। अब देखो कलर और टॉलरेंस, कलर और टॉलरेंस। ठीक है, तो गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। गोल्ड रहेगा तो 5%, सिल्वर रहेगा तो 10%, सिल्वर और नो कलर रहेगा तो 20%। चलो इसको पहले कंप्लीट कर लो। देखो एकदम कितना सिंपल है, कलर कोड एकदम एक झटके में कंप्लीट। रेसिस्टर्स जो हमारा होता है, कार्बन रेसिस्टर्स, कार्बन रेसिस्टर्स को तुम लोग हो सकता है देखा होगा, इसे जनरली अब वो धीरे धीरे मार्केट से आउटेड हो रहा है। घर में पहले रेडियो बजने वाला रेडियो और देखे हो? हाँ देखो, उसके पीछे वाले पोर्शन में देखा होगा, अलग अलग कलर का छोटा छोटा सिलिंड्रिकल शेप में सोल्डिंग किया हुआ रहता है। हाँ है ना, देखिए वो एकदम सबका एक कलर नहीं यूज कर सकते, सबका अलग अलग कलर है और सबका मीनिंग अलग अलग है। तो देखो इसी तरह से कार्बन कलर कोड फॉर रेसिस्टर्स के लिए यहाँ पे देखो, पहले शुरुआती में यहाँ 3 स्ट्रिप यानी पट्टा 3 रहेगा और एगो दूर में रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका नाम हम लोग दे देते हैं A, B, C और ये आपका हो गया D। अब यहाँ पे चारों जगह पे अलग अलग कलर रहेगा, समझे मेरी बातों को? चारों पे सेम भी हो सकता है, नहीं चारों पे सेम नहीं हो सकता है, ये तीनों पे सेम भी हो सकता है, या इन दोनों पे सेम हो सकता है, या इन तीनों पे सेम हो सकता है, यहाँ पे कोई कलर नहीं हो सकता है। तो कैसे इसका कलर कोड लिखेंगे सर? तो कुछ नहीं करना है, कलर कोड लिखोगे तो जैसे मान लो 12 हमको लिखना है तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर 1 है और सेकेंड वाला 2 है, 13 है तो फर्स्ट वाला 1, सेकेंड वाला 3। तो देखो ऐसे इसमें लिखते हैं AB इंटू 10 का पावर C, सुन रहे हो? AB इंटू 10 का पावर, यानी A वाले पोजीशन पे जो कलर होगा वो हमारा नंबर्स का पहला सिग्निफिकेंट फिगर होगा, अब B वाला दूसरा होगा, इंटू 10 का पावर C आपका तीसरा, मल्टीप्लाई 10 यूज करेंगे। ये आ गया ओम। प्लस माइनस ये टॉलरेंस, एक्यूरेसी एरर, प्लस माइनस कम ज्यादा थोड़ा बहुत। तो अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारा गोल्ड है तो 5%, सिल्वर है तो 10% और नो कलर है तो ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल कहने का मतलब ध्यान देना है एकदम कि हम लोग यहाँ पे 3 स्ट्रिप बना लिए और एक स्ट्रिप। अब तुमको बोल रहे हैं कि हमको बताओ कि यहाँ पे क्या यूज करेंगे। तो तुम कोई किसी में से एक आदमी बोला सर यहाँ कैपिटल B लिखिए, कोई आदमी बोला सर कैपिटल G लिखिए, कोई बोल रहे हो कैपिटल W लिखिए, आप कोई कह रहे हो सर यहाँ पे G लिख दीजिए गोल्ड। अब देखो इसका हम लोग लिखेंगे कैसे, अभी चूंकि तीनों रेड, इतना अपने पास ऑप्शन नहीं ना है। अब देखो अब B4, तो ये मेंशन तुमको करना होगा, चाहे B4 दो वाला मामला है, एक ब्लैक भी होता है और एक ब्राउन भी होता है और ब्लू भी होता है, हाँ है ना? तो ये क्लियर करना पड़ेगा। तो मान लो बाबू ये ब्लू है, क्या है? ये मेंशन रहेगा क्वेश्चन।
तो ब्लू रिप्रेजेंट्स, ऐसे करके रहेगा कि बी रिप्रेजेंट्स ब्लू। अब आपका आया जी, जी अगर मान लीजिए आपका ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और डब्ल्यू तो एकमात्र व्हाइट को। तो चलिए अब देखिए हम इसका रेसिस्टेंस लिखते हैं आर बराबर, प्यारे बच्चों ब्लू का कोड कितना है, ब्लू का कोड है 6, अरे हाँ है ना, तो यहाँ लिखोगे पहले 6। ग्रीन का कोड कितना है 5, तो 65 इंटू 10 का पावर, व्हाइट के लिए देखो तो मल्टीप्लायर कितना है, तो 10 का पावर 9 ओम। अगर ये तुम्हारा गोल्ड है तो प्लस माइनस गोल्ड कहाँ गया, कितना परसेंट, 5%, आंसर आ गया, आंसर हो गया। अरे पक्का तुमको 4 नंबर नीट में फिक्स हो गया आज, जेमेंस में नहीं पूछता है ये सब क्वेश्चन, नीट में फिक्स हो गया है। अब बोर्ड के एग्जाम में देखना है तुमको, सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, सीबीएसई बोर्ड से इसको हटा दिया, बताओ नीट में है, सीबीएसई बोर्ड में नहीं, बिहार बोर्ड में है। अब बिहार बोर्ड में इसे 5 नंबर का क्वेश्चन, एक पूछेगा 2 नंबर वाला में और एक पूछेगा 1 नंबर वाला में, क्वेश्चन सेट करने वाला का फ्यूज ढीला है तो 2 और बढ़ा देता है। अब देखो प्यारे बच्चों, अब तुमको बोल देगा कि एक कार्बन रेसिस्टर्स है, ध्यान देना है। तो मान लो कोई कार्बन रेसिस्टर्स है और उसपे कलर का जो असेंडिंग ऑर्डर बताए हुए यानी फर्स्ट टू लास्ट, तो कह रहा है कि उस पे आपका उसका जो रेसिस्टेंस है, मान लीजिए वो कह दिया कि 24 इंटू 10 टू दी पावर 5 ओम, आप प्लस माइनस 10% है, मान लीजिए किसी कार्बन रेसिस्टर्स का जो इतना आपका है। अब बताइए कि उस कार्बन रेसिस्टर्स पे कौन कौन से कलर मेंशन है, अरेंजमेंट में बताइए। तो 2 बिलोंग्स फॉर रेड, कॉमा 4 बिलोंग्स फॉर येलो, अरे हाँ या ना, उसके बाद आपका ग्रीन, अच्छा एंड हो गया, बन गया। अब इसी को अगर RYG एंड S, तो तुमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक रेसिस्टर्स बना देना है। हाँ ये तो तुमको, ये तो इसका आउटपुट और इनपुट है ना, तो चलो यहाँ पे 3 मेंशन कर दिया और यहाँ पे ये, तो यहाँ पे लिख दोगे तुम पहला क्या रेड, दूसरा तीसरा और ये समझ में आया, कंप्लीट हो गया ये टॉपिक के, नोट करो। तो ये बात याद रखोगे या मैं लिख दूं कि फर्स्ट बिलोंग्स टू सच सच, लिखने की कोई जरूरत, हाँ याद रहेगा। एग्जाम में जाने से पहले एनसीईआरटी देख लेना, एनसीईआरटी में सेम टू सेम जितना बताएं उतना ही बात है। अब यहाँ से एकदम सारा आसान टॉपिक शुरू हो गया है, अब तुम लोग को दिमाग में थोड़ा भी लोड नहीं देना है। अब एक ही बार दिमाग पे लोड पड़ेगा मॉडर्न फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसे करके स्लोप पे चढ़े थे, अब ऐसे करके नीचे उतरे। अब धीरे धीरे सारा टॉपिक अब आसान इसी सब टाइप का रहेगा। अब सिर्फ मेमोरेबल, अब कितना मेमोरी कैपेसिटी, कितनी बातों को याद रखना है वो आपको देखना होगा। हाँ संडे सैटरडे तक में तुम्हारा ये खत्म हो जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे हम, फर्स्ट वॉल्यूम पहले खत्म कर लेते हैं, तब अगर हम ही पढ़ाते रहे तब सेकेंड वॉल्यूम पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी चेन में हो तो लगातार पढ़ाते हुए फैकल्टी मिल ही नहीं रहे, सारे सब्जेक्ट की मिले, फिजिक्स का ही नहीं मिल रहा, कितना हम पढ़ाएंगे, मेरा हालत खराब है पढ़ाते पढ़ाते। हाँ तो एक बैच रहे तब ना, सर कोई मिलेंगे तभी ना 11th वाले में भी भेजेंगे कि नहीं। तुम लोग का मैथ्स वाले का कैलकुलस चल रहा है ना, अच्छा सर से, बायो वाले सर से बात हो गई है, तो वो बताएं कि जो जो टॉपिक पहले बचा हुआ है हम उसको खत्म कर देते हैं। बोले कि वाइटल टॉपिक बचा के लोग रखे हुए हैं, तो काहे नहीं पढ़ाता उसमें सीरियली। ऐसा होता है कि प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ने में कुछ चैप्टर प्लांट का पढ़ लिया, कुछ छोड़ दिया, ऐसे थोड़े होता गया। अब हम मान लो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाए तो पोटेंशियल को छोड़ के कैपेसिटेंस पढ़ा देंगे, कि पढ़ाएंगे तो पूरा पढ़ाएंगे। अरे पढ़ाई हार्ड नहीं होता है, कहाँ हार्ड, हम कहाँ मालूम, सबसे हार्ड वाला तो पहले, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबसे ज्यादा टफ है 12th में, और उसी को पहले हम पढ़ाए। तुम लोग को भी इस पे फोकस करना चाहिए। 11th का सिलेबस अब कोई नहीं, अब चलो बीत गया, रिवीजन करवा रहे हैं, प्रैक्टिस सब लोग। अभी हम अपडेट दे देंगे आपको, अभी वहाँ भेजे हुए हैं हम, कुछ वहाँ पे काम अधूरा है, जो भी पूरा अगर हो जाएगा तो आज शाम से क्लास हो जाएगा, ठीक है। उनसे एकदम भीड़ जाओ, ये रिजल्ट एकदम देना है। अरे नोट कर लिया, हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। फॉर द गिवन कार्बन रेसिस्टर्स, फॉर द गिवन carbon resistors, for the given carbon resistors comma, for the given carbon resistors comma, let the first strip be yellow, let the first strip be, let the first strip be yellow,
YELLO, comma, second strip be red, comma, third strip be orange, and fourth be gold, full stop. What is its resistance? 42 into 10 to the power 3 ohm plus minus 5%. अरे अब देखो तुम लोग तुरंत क्वेश्चन बना दिया। लिखो दूसरा क्वेश्चन। सबसे न्यूमेरिकल बनता है कि ना? तब पढ़ा ऐसा हो कि न्यूमेरिकल सबसे बने। इसमें इसको अंडरलाइन कर लेना। ये जो लेटर है ये कलर कोड के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका याद हो गया बस। अब थोड़े बार बार पलट के देखना है, ठीक है। अब जैसे ब्रिटेनियन में आपका बाकी लेटर से नहीं, सिर्फ कैपिटल बी से लेना देना है। चलो अगला क्वेश्चन। द रेसिस्टेंस ऑफ द गिवन रेसिस्टर्स, द रेसिस्टेंस ऑफ द गिवन रेसिस्टर्स, द रेसिस्टेंस ऑफ द गिवन रेसिस्टर इज, given resistor is 2.4 into 10 का पावर 6, 2.4 into 10 का पावर 6 ओम प्लस माइनस 5%, फुल स्टॉप। 2.4 into 10 to the power 6 है ना, ओम प्लस माइनस 5%, फुल स्टॉप। What are the sequence of colors? What are the sequence of colors on the strips provided on resistors? रेड येलो ब्लू कैसे होगा गधा सब। चलो यार 2.4 है, यही तो तुम लोग को हम दिए लेके, तुरंत तुम लोग गोल्ड हो गया है। ये ना होगा रियल वाला, डेसिमल को खत्म करोगे ना। तो चलो 2 belongs to ब्राउन, 4 belongs to ऑरेंज ना, येलो, और 10 to the power 5 कितना है रे, ग्रीन हो गया ना। 2 belongs to रेड। चलो रेड, येलो, ग्रीन एंड गोल्ड, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ कलर ऑन रेसिस्टेंस हो गया। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। दो हेडिंग है। द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सब लोग को याद है, तो जो लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में एब्सेंट थे उनका अभी रिवीजन भी हो जाएगा। और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर वाला वीडियो लेक्चर हम अपलोड भी कर दिए हैं, तो उसको देख भी लेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको और सहूलियत रहेगा न्यूमेरिकल्स बनाने में। आप लेकिन इस टॉपिक को क्लास 10th में पढ़ के आए हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को, लेकिन वहाँ थोड़ा हल्का फुल्का डिफिनीशन टाइप का पढ़ के आए हैं। यहाँ इससे न्यूमेरिकल्स बनाना होता है। यहाँ पे इसके बदले में ईएमएफ भी ले सकते हो, सेल या बैटरी भी ले सकते हो। बनाओ डायग्राम, इसमें क्या रिपीट करेंगे, डिफिनीशन कराते हुए सब साथ ही करते चलते हैं। बना लिए, चलिए लिखा जाए। डायग्राम बना लिए ना, देखिए रेसिस्टर्स आर said to be connected in series, रेसिस्टर्स आर said to be connected in series, comma, if the same current is flowing through each resistors, when some potential difference is applied across the combination. When some potential difference applied across the combination. When some potential difference applied across the combination. Resistors are said to be connected in series, comma, when same current passes through each resistors. Yeah, when same current flowing through each resistors, when some potential difference applied across the combination of resistors पर and resistance। चलो प्यारे बच्चों ध्यान दो, हम लोग यहाँ पे there is 3 resistors of resistance R1, R2 and R3 connected in series combination, and the end of combination, that is A and B, we applied a potential difference V by the help of cell of EMF E, या by the help of battery of EMF E. Let I current is drawn from the cell, drawn from the battery, then I current passes through resistors R1, R2
and R3. This is the one of the important key points कि when resistors are in series. जब रेसिस्टर्स आपका सीरीज में होगा तो सारे रेसिस्टर्स से जो करंट जो पास होंगे उस करंट के वैल्यू सेम होंगे एंड अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच रेसिस्टर्स आर डिफरेंट. हम ऐसे भी कर सकते हैं कि व्हेन द टू और मोर देन टू, अब आप सुनो ध्यान से, कि व्हेन द टू और मोर देन टू रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज then the current passes through each resistors is same but potential difference applied across the resistors will be different and the sum of each potential difference applied across the each of capacitor is equal to potential difference applied combination of the resistors. यानी कॉम्बिनेशन रेसिस्टर्स के जो एंड में, दोनों के एंड में ए और बी पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा वो अलग अलग रेसिस्टर्स पे लगने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के अलजेब्रिक सम के इक्वल. अरे हाँ या ना, हाँ या ना. तो ये फॉर्म फिगर इतना कहानी लिखाने की जरूरत है क्या? ये तो सुनने लिया तुम लोग. हाँ कि फ्रॉम फिगर R1, R2 and R3, three resistors are connected in series and current passes through each resistors is I and potential difference applied across each resistors V1, V2 and V3 respectively. Now from Ohm's law कर दें according to Ohm's law. ठीक है प्यारे बच्चों, तो Ohm's law क्या पढ़े हो? नहीं बोल रहा है. V equal to IR पढ़े हो ना? तो देखो यहाँ, so V1 equal to I R1, V2 equal to I R2 and V3 equal to I R3. हाँ है ना. हम लोग क्या जाने हैं कि ओम्स लॉ आपको पढ़ाए थे ना कि व्हेन द V potential difference applied across the resistors and I current it passes through it then V equal to IR या V proportional I तो मामला अलग. तो यहाँ पे हमने जो तीन रेसिस्टर्स लिया है जिसका रेसिस्टेंस R1, R2 और R3 है, जिसके कॉम्बिनेशन के अक्रॉस में हमने सेल के हेल्प से इनके एंड पे हमने V पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है. तो ईच रेसिस्टर से जो करंट आपका पास हो रहा है I हो रहा है, लेकिन R1 जो रेसिस्टर्स है, R1 रेसिस्टेंस वाले रेसिस्टर्स के अक्रॉस में V1 पोटेंशियल डिफरेंस, R2 वाले V2 और R3 वाले में V3 लग रहा है. चलो now V1 V equal to V1 plus V2 plus V3, क्योंकि इसी के द्वारा ये तीनों डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. तो यहाँ से आपका V equal to IR1 plus IR2 plus IR3. तो चलो I कॉमन ले लोगे, R1 plus R2 plus R3. इक्वेशन फर्स्ट लिख दिए. अब चलिए, अब हम आपको नोट कराते हैं. पहले रुक जाइएगा, एक लाइन हम आपको नोट कराएंगे लेकिन मैं उससे पहले डायग्राम बनाऊंगा. ठीक है, अब लिखो. इफ, यहां तक लिख लिया, डायग्राम मत बनाना, उसको लिखो जल्दी. इफ RS, बोर्ड पे जो लिखे है ना, इफ RS इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, if RS is the equivalent resistance of the given series combination of resistors, if RS is the equivalent resistance of the given series combination of resistance of the given series combination of resistance, given series combination of resistance, then अब डायग्राम बनाओ. Then potential difference applied across end A and B, तो I equal to हो जाएगा ये RS. इसको मान लेंगे इक्वेशन 2. पहले डायग्राम बनाओ, फिर उसके बाद then potential difference, then potential P dot D भी चलेगा. Then potential difference applied across the, then potential difference applied the ends AB लिख देना. applied ends AB लिखो. V equal to IRS. डायग्राम पहले भी बना सकते हो, बाद में भी बना सकते हो, लेकिन इस स्टेटमेंट के पहले या इस स्टेटमेंट के बाद. तुम लोग को नोटे कराना ना दुर्लभ है, पढ़ाना दुर्लभ नहीं है. नोट कराने में मेरा हालत खराब हो जाता है. लिखो यार, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट. तो चलो, तो देखिए कैपेसिटर में आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन जब करते थे
तब आपका C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 आता था। तो जो वहां पैरेलल है वो यहाँ सीरीज वाला फॉर्मूला में आएगा, और जो यहाँ पैरेलल में है वो वहां सीरीज में आएगा। ठीक है, चल लिखो हियर, लिख लियो यहाँ तक, लिखने जल्दी। तो डेली क्लास में आता है, जो क्लास अब्सेंट कर रहा है उस पर अभी ग्रह छाए हुए हैं इस क्लासरूम में, और तू भी क्लास में आता है डेली। क्लास डेली आया करो, तब पढ़ेगा मन लगा के। प्रभजोत कहाँ है रे? कॉमर्स ले लिया है, हाँ शायद कॉमर्स ले लिया है। अब टर्मिनेट वो अपना कैंसिल कराएगा, कुछ भी करेगा। वो बोल रहा है कि हमसे साइंस नहीं समझेगा, ऐसा हमको पता चला है। तो साइंस साधारण नहीं है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, थोड़ा डेडिकेटेड होना पड़ता है। नोट कर लिए हेंस या देयरफॉर, हेंस मत लिखो, देयरफॉर हियर, हाँ लिखो। फ्रॉम एबव रिजल्ट, हियर को काट दो, लिखो फ्रॉम एबव रिजल्ट, फ्रॉम एबव रिजल्ट, from above result clear that, from above result clear that, comma, the equivalent resistance of a number of resistors, the equivalent resistance of a number of resistors connected in series, number of resistors connected in series is equal to the sum of individual resistance, is equal to the sum of individual resistance, is equal to the sum of individual resistance। कितना आसान है कि when, अब सुनो एक बात, when two or more than two resistors are connected in series, then the equivalent resistance of the combination is equal to the algebraic sum of individual resistance used in combination। यानी कॉम्बिनेशन में जो आपका रेसिस्टर्स यूज किया गया वो सारे का जो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस है सब का जो अलजेब्रिक सम निकालेंगे वो आपका इक्विवेलेंट के इक्वल होगा। ठीक है, अब चलो, if n number of resistors of resistance R1, R2, R3 Rn are connected in series combination, then R equivalent equal to, प्यारे बच्चों, R1 प्लस R2 Rn। चलिए, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 से लेके I इक्वल टू n Ri। इफ वैल्यूज ऑफ रेसिस्टेंस, if value of resistance of each resistors is R और यूनिक और आइडेंटिकल, जो लिखा हुआ रहेगा is यूनिक और आइडेंटिकल या R, then R इक्विवेलेंट इक्वल टू R प्लस R अप टू n टर्म्स, हाँ या ना। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा रे? NR। R इक्विवेलेंट इक्वल टू यानी n टाइम्स आपका रेसिस्टेंस जो है सर्किट का बढ़ जाएगा। तो कब हम रेसिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रीफर करेंगे? जब हमें रेसिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा चाहिए तब हम सीरीज कॉम्बिनेशन को चुनेंगे। ठीक है, तो अब इससे आगे कल डिस्कस करते हैं। क्या आज ही पढ़ा दें? कल बता देते हैं, अभी मैथ्स भी तो पढ़ोगे ना।